नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा परवीन और आप देख रहे हैं आर्टिकल 19 इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। कांग्रेस ने 24 मई से 31 मई तक देश भर में शुरू की जय हिंद सभा। सशस्त्र बलों की वीरता को करेगी सलाम। सीजफायर और आतंकवादियों के नहीं पकड़े जाने को लेकर सरकार से पूछेगी सवाल। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर मुद्दे पर नाराज हुए सपा विधायक अबू आजमी। बीजेपी पर लगाया आरोप, कहा बीजेपी नफरत की राजनीति कर रही। कुरुक्षेत्र में नगर परिषद की बैठक बनी जंग का अखाड़ा। कांग्रेस विधायक और भाजपा पार्षदों में हाथापाई। एमएलए अरोड़ा के समर्थकों पर पिस्टल तानने के लगे आरोप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, बोले विदेश में बनने वाले सभी स्मार्टफोन पर लगेगा टैरिफ। एप्पल पर लगने वाले 25% टैरिफ के साथ इस फैसले को किया लागू। टीम इंडिया को मिल गया नया कप्तान। भारतीय टेस्ट टीम के नए कप्तान चुने गए बल्लेबाज शुभमन गिल। इंग्लैंड दौरे के लिए 18 सदस्यीय टीम का ऐलान। उप कप्तान बने ऋषभ पंत। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। चर्चा करेंगे सबसे पहले सबसे बड़ी खबर की, राहुल गांधी की जम्मू कश्मीर दौरे की। नीति आयोग की बैठक से नदारद रहे मंत्रियों की। जानेंगे क्यों न्याय अन्याय के बीच फंस गई एक जिंदगी। देखेंगे पश्चिम बंगाल में मचे सियासी घमासान को। और बुलेटिन के आखिर में एक नजर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के गौरवशाली इतिहास पर। तो आज की सबसे बड़ी और अहम खबर है, पहलगाम आतंकी हमले के बाद से मोदी सरकार को बिना किसी शर्त की समर्थन देने वाले नेता विपक्ष राहुल गांधी अब खुलकर सामने आकर विरोध करने में जुट गए और सीधे सवाल कर रहे हैं, जो मोदी सरकार के लिए बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। इस बीच राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के पुंछ पहुंच गए, जहां उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। तो कैसे राहुल गांधी के एक्शन से टेंशन में आ गई है मोदी सरकार, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस और नेता विपक्ष राहुल गांधी अब सीधे तौर पर मैदान में आकर मोदी सरकार से तीखे सवाल करने में एक के बाद एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। एक्स और मंच से सवाल उठाने के बाद अब राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के पुंछ पहुंचकर मोदी सरकार को मुश्किलों में डाल दिया। दरअसल 24 मई को सुबह सुबह राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के पुंछ का दौरा किया, जहां उन्होंने पाकिस्तानी गोलीबारी में मारे गए लोगों के परिवारों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना देने के साथ ही आर्थिक मदद देने का भी ऐलान किया। इस दौरान राहुल गांधी ने स्कूली बच्चों से भी मुलाकात की, उनका हौसला बढ़ाया। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद राहुल गांधी का ये दूसरा दौरा है। इससे पहले वो 25 अप्रैल को श्रीनगर पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने सीएम उमर अब्दुल्ला, एलजी मनोज सिन्हा और घायलों से मुलाकात की थी। गौरतलब है कि पहलगाम की बस्टन घाटी में 22 अप्रैल की दोपहर आतंकवादियों ने पर्यटकों पर फायरिंग की थी। उस हमले में 26 टूरिस्ट की जान चली गई थी और 10 लोग घायल हुए थे। पाकिस्तान की तरफ से ये किया गया बड़ा आतंकी हमला था, जिस पर एकजुटता दिखाते हुए मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के साथ ही अन्य विपक्षी पार्टियों ने भी सरकार का समर्थन करने के साथ पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ हर संभव मदद का आश्वासन दिया। लेकिन बीच में ही सीज फायर के समय और ट्रंप के दखल ने हालात बदल दिए। इस दौरान विपक्ष ने कई सवाल किए, संसद के विशेष सत्र की मांग के साथ ही कई और सवाल भी किए, लेकिन विपक्ष की हर मांग और बात को नकारा जा रहा है। जिसके बाद अब नेता विपक्ष ने सीधे तौर पर मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया है, जो मोदी सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ा रहा है। अब देखना होगा कि विपक्ष के कदम पर सरकार की क्या जवाबदेही सामने आती है। फिलहाल विपक्ष के वार से मोदी सरकार बुरी तरह हिल गई है। मुश्किलें भी बढ़ गई हैं, तो मुश्किलें खुद के सहयोगियों से भी बढ़ने लगी है। खबर है कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की बैठक में नीतीश कुमार से लेकर कई मुख्यमंत्रियों ने दूरी बनाई, जिस पर एक तरफ तो पीएम मोदी की खूब किरकिरी हो रही, तो दूसरी तरफ कई सवाल भी उठने लगे हैं। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट में। देश की राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में भारत मंडपम में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई। इस बैठक के जरिए भारत को आने वाले 25 सालों में एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में केंद्र और राज्य सरकारों के साथ विचार विमर्श किया जाना था। लेकिन हुआ यूं कि इतनी बड़ी बैठक जिसकी अध्यक्षता पीएम मोदी ने की, उसमें राज्य के एक नहीं दो नहीं बल्कि कई मुख्यमंत्री ही नदारद दिखाई दिए, जिस पर विवाद खड़ा हो गया। अब जाहिर तौर पर देखा जाए तो आतंकवाद जैसे सेंसिटिव इशू तक पर बैठक की अध्यक्षता से गायब रहने वाले प्रधानमंत्री मोदी देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए चर्चा करने पहुंचे, तो मंत्रियों ने ही पीठ दिखा दी। इसने पीएम मोदी की किरकिरी करवा दी। बता दें, भारत मंडपम में हुई इस बैठक से गायब रहे मंत्रियों में बिहार के नीतीश कुमार का नाम भी शामिल है, जिन्होंने बैठक से दूरी बनाई। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया और केरल के मुख्यमंत्री विजयन भी इस बैठक में शामिल नहीं हुए। हालांकि विपक्ष का समझ आता है, लेकिन नीतीश कुमार का बैठक से दूरी बनाए रखना राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म कर रहा है। बताते चले, नीति आयोग की ये बैठक हर साल आयोजित की जाती है। इसमें राज्य के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों के साथ साथ कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल होते हैं। पिछले साल ये बैठक 27 जुलाई को की गई थी। और राजनीति से अलग अब खबर न्याय अन्याय की एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हमारे समाज में न्याय अन्याय को आंकने का
क्या पैमाना है। उत्तर प्रदेश की कौशाम्बी जेल से 43 साल बाद लखनऊ पुत्र मंगली को जेल से बाइज्जत बरी किया गया, जिसने देश की न्यायिक व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए। 43 साल का एक बेहद कुशल जीवन और एक पर्याप्त उम्र जीवन जीने के लिए, लेकिन इन 43 सालों तक किसी एक व्यक्ति को केवल आरोप के दम पर जेल में रहने को मजबूर किया गया और इस लंबे वक्त के बाद अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया, जो न्याय पर गहरा दाग लगा रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी थाना क्षेत्र के लखन पुत्र मंगली को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हत्या के आरोप में 43 साल बाद बाइज्जत बरी किया है। जानकारी के मुताबिक लखन को हत्या के आरोप में साल 1977 में गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। 5 साल के बाद उन्हें 1982 में निचली अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई, लेकिन लखन का कहना था कि वो निर्दोष है, इसलिए 1982 में ही उसने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपनी सजा के खिलाफ एक अपील दायर की। लेकिन अफसोस कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखन की इस याचिका को स्वीकार तो कर लिया, लेकिन ये मुकदमा 43 साल चला और इस दौरान लखन जेल में ही बंद रहा, या कहें कि न्याय ठंडे बस्ते में दफन हो गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2 मई 2025 को उन्हें बाइज्जत बरी किए जाने का आदेश दिया और लखन को रिहा किया गया। ऐसे में इस खबर की विवेचना जरूर होनी चाहिए। सवाल उठ रहे हैं कि कैसा न्याय है जिसने इतना अन्याय किया कि जीवन के उस पड़ाव पर लाकर एक व्यक्ति को खड़ा कर दिया जहां उनकी उम्र 103 वर्ष की हो गई। प्रशासन ने बड़ी शान से कहा कि लखन को बाइज्जत ही नहीं, सुरक्षित घर तक भी पहुंचाया गया। लखन घर पहुंचे तो परिवार वालों के आंसू थम ही नहीं रहे थे और उससे भी झकझोर देने वाला ये था कि लखन परिवार के कई सदस्यों को पहचान ही नहीं पाए। उनकी यादों का 48 साल पहले वाला गाँव था जो अब काफी हद तक बदल चुका था, जिससे अपनी पहचान वालों से नाराज होने पर लखन के चेहरे पर एक मायूसी छा गई। इस खबर ने जहां न्याय पर आम इंसान के विश्वास को कमजोर कर दिया, तो दूसरी तरफ गरीब और अमीर के लिए इंसाफ की परिभाषा को भी परिभाषित कर दिया। इसलिए आज हमारे देश में जो लोग न्याय व्यवस्था को चला रहे, उन्हें ये भी समझना होगा कि हमारे देश में इंसाफ के क्या मायने हैं। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सीएम ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही है। मुर्शिदाबाद हिंसा पर आई रिपोर्ट पर बीजेपी ममता सरकार पर एक के बाद एक हमलावर हो गई है। इस रिपोर्ट में ममता सरकार को सीधे दोषी ठहराया गया है। तो कैसे रिपोर्ट पहुंचा सकती है ममता सरकार को राजनीतिक नुकसान, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। साल 2011 से पश्चिम बंगाल की सत्ता में काबिज ममता बनर्जी के लिए अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव थोड़े मुश्किलों से भरे हो सकते हैं, जिसकी वजह है हाल ही में वक्फ कानून को लेकर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में हुई सांप्रदायिक हिंसा। इस मामले पर उस वक्त सियासी घमासान मच गया जब कलकत्ता हाईकोर्ट ने इसको लेकर एक विशेष जाँच दल SIT की रिपोर्ट बनाने का आदेश दिया। अब इसको लेकर बीजेपी ने ममता सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। दरअसल SIT की रिपोर्ट जो 21 मई 2025 को ही सामने आ गई, इसमें दावा किया गया कि 11 अप्रैल 2025 को मुर्शिदाबाद के धुलियान और शमशेरगंज इलाकों में हुई हिंसा ने एक धर्म विशेष को चुन चुनकर निशाना बनाया। रिपोर्ट के मुताबिक हिंसा के दौरान स्थानीय TMC नेताओं, जिसमें एक पार्षद और विधायक शामिल थे, की मौजूदगी थी। इसके अलावा पश्चिम बंगाल पुलिस पर भी पीड़ितों की मदद न करने और हिंसा को रोकने से निष्क्रियता बरतने का आरोप लगा। यानी कुल मिलाकर इस हिंसा ने ममता सरकार को दोषी बनाकर सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया, जिसको राजनीतिक रंग देने में बीजेपी लग गई। रिपोर्ट पर TMC और बीजेपी की तरफ से वार पलटवार का सिलसिला जारी है। ऐसे में कहा जा रहा है कि बीजेपी इस मुद्दे को चुनाव में बड़े बड़े मुद्दे के रूप में ला सकती है, जो ममता के लिए अच्छे संकेत नहीं है। और क्योंकि हाल ही में ममता सरकार को एक झटका उस वक्त लगा था जब सुप्रीम कोर्ट ने 3 अप्रैल को शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखने का आदेश दिया। ऐसे में देखना होगा कि इसका असर चुनाव पर किस तरह से पड़ता है। और खबर आखिर की, 150 साल का लंबा सफर तय करते हुए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने अपने 150 साल पूरे कर लिए, जो कि अपने आप में बड़ी सफलता है। सर सैयद अहमद खान के साए से विकसित हुई इस यूनिवर्सिटी ने देश में कई कीर्तिमान हासिल किए, जो आज चारों तरफ फैले हुए। तो कैसा रहा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का सफर और इतिहास, आइए जानते इस रिपोर्ट में। देश से लेकर विदेश तक में अपने नाम और कद का परचम लहराने वाली यूपी की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने अपने 150 साल पूरे कर लिए। 150 साल पुरानी सर सैयद अहमद खान के द्वारा स्थापना की गई इस यूनिवर्सिटी का गौरवशाली इतिहास रहा है। इस यूनिवर्सिटी ने देश को भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ज्ञानपीठ, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज तक दिए हैं। इतना ही नहीं, आज दुनिया के 110 देशों में इसके छात्र भी फैले हुए हैं, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। सर सैयद अहमद खान ने 7 छात्र और 700 रुपए के मासिक बजट से 24 मई 1875 को सैन्य छावनी की 74 एकड़ जमीन पर
मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। 1918 में सर सैयद की मृत्यु के 22 साल बाद यही कॉलेज 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रूप में विकसित हुआ। जानकारी के मुताबिक आज इस विश्वविद्यालय में 300 कोर्स संचालित होते हैं, 30,000 से ज्यादा छात्र छात्राएं पढ़ते हैं और इस यूनिवर्सिटी के पीछे के इतिहास के बारे में कहा जाता है कि सर सैयद अहमद ने 1830 से ही ईस्ट इंडिया कंपनी में क्लर्क के तौर पर काम कर रहे थे। जिस समय उन्होंने स्कूल की बुनियाद रखी वो अलीगढ़ में ही तैनात थे और यहाँ की आबो हवा उन्हें बेहद पसंद आई थी। इसके अलावा अंग्रेजों के मुलाजिम होने की वजह से उनके द्वारा छोड़ी गई कई खाली इमारतें उन्हें स्कूल के लिए आसानी से मिल गई, जिसका इस्तेमाल कर उन्होंने स्कूल को कॉलेज में तब्दील किया। हालांकि इसको लेकर कई तमाम किस्से हैं, जिसमें कहा जाता है कि सर सैयद अहमद खान ने यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए पूरे भारत में घूमकर झोली फैलाकर चंदा मांगा था। इस यूनिवर्सिटी की बड़ी उपलब्धियों में से एक ये भी है कि पाकिस्तान, मालदीव और बांग्लादेश को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी यहीं से मिले। साथ ही भारत के कई राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी इसी यूनिवर्सिटी से पढ़कर निकले हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया।